इसी हिंदी बॉयलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक मुद्रास्फीति को लेकर आए हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है स्टैटिक पोर्शन की। इसके बाद हम शब्दावलियों की क्लासेस को लेंगे और उसी में हम करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे। अगर संभव होगा तो एक दो क्लास करंट अफेयर्स के अलग से हम कर लेंगे, जो कि हम 365 को पूरा कवर करने वाले हैं। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बची हों, कैसे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता, और उसमें एक वित्त आयोग भी है और आपका एक पीडीएस। तो हमारी लगभग एक ही क्लास में ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। पीडीएस लगभग 15 मिनट का है, वहीं वित्त आयोग भी आपका 10 मिनट का ही टॉपिक है। बाकी जो दो टॉपिक्स हैं, गरीबी और बेरोजगारी, ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं। बाकी आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे जनवरी में मैंने आपसे बोला था कि स्टैटिक पोर्शन की सभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी और संभावना थी कि जो शब्दावलियों की क्लासेस हो वो भी खत्म हो जाए। तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, यानी 3 फरवरी तक कोशिश करेंगे कि सब कुछ हो जाए आपका। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन टॉपिक की। अब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? सीधा सा इसका मतलब है कि महंगाई। अब महंगाई एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तो हमेशा करंट अफेयर्स में रहेगा, सीए में हमेशा रहेगा ये, और सीए में रहने के कारण ही पीवाईक्यू में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो ये दोनों मिक्सचर एक नया ट्रेंड बनाते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस तो महत्व तो बढ़ा देते हैं इस टॉपिक का। तो कभी भी संभावना होती है कि इन्फ्लेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाएं। हाल के सालों में इन्फ्लेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो संभावना और बढ़ जाती है कि एकदम से, देखिए जैसे आपने 24 का पेपर देखा और 23 का पेपर देखा, तो टॉपिक से जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे उससे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे जनसंख्या टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर पूछा गया। तो वही बात हुई कि मुद्रास्फीति से क्वेश्चन नहीं पूछेगा लास्ट के 3 या 4 साल, तो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि वो अब पूछ ले। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्रास्फीति से। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब होता है एक तो महंगाई। अब इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे हम? मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ निरंतर वृद्धि होती है। अब ये आप पीपीटी में से नोट्स बना ही लेंगे, और आपको नोट्स बनाना ही है। इसमें कुछ मैं चीज़ें ऐड ऑन करूँगा साथ में, उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं नोट्स में साथ में ही। आशा है कि आप अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठे हों। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना। जिस दिन आपको पीपीटी मिलती है नाइट में, अगर आप 10 बजे सोते हो, आपके पास टाइम ना बचा हो, तो 11 बजे सो जाइए, 1 घंटा एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन नोट्स को उसी दिन कंप्लीट करना है आपको। तो क्या समझ गए हम इसमें? कि सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ निरंतर वृद्धि होती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको मैंने पहले ही समझाया आपको कि जिस 10 रुपए में पहले 5 केले आते थे, मान लीजिए, अब महंगाई बढ़ी, एक केला कितने का हो गया? 3 रुपए का हो गया। तो 5 केले कितने के? 15 रुपए के। 15 रुपए के 5 केले। अब यहाँ समझने की चीज ये है कि ये जो 10 का नोट था, अगर वो अब लेकर जाएगा यहाँ पर कि ये लो 10 का नोट, तो हो सकता है ये सिर्फ 3 केले ही इसको दे। तो यहाँ पर क्या हुई? मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई, या आप ये बोल सकते हैं मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो आप दोनों शब्दावलियों का यूज कर सकते हैं। तो आप समझ होंगे कि इस शब्द का यूज क्यों किया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब मुद्रास्फीति के कई प्रकार होते हैं। अगर हम देखें तो कारणों के आधार पर कि किस कारण से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो उसके आधार पर हम फर्स्ट पॉइंट कौन से देखेंगे? मांग संचालित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब देखिए, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी चीज की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड कैसे? जैसे देखिए, वर्तमान में आप सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ लग्जरी वस्तुएं होती हैं, तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे कैसे? कपड़े मान सकते हैं आपके कि इस तरह के कपड़े होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे ऐसे कपड़ों को देख रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे। तो हम खुद जो जनता है उसकी डिमांड बढ़ाएगी, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या? सप्लाई तो उतनी रहती ही है, तो क्या? मुद्रास्फीति बढ़ती है। मैं आपको इसको पहले भी बता चुका हूँ कि जब मांग बढ़ती है तो आपूर्ति उतनी ही रहती है, तो क्या होता है? मुद्रास्फीति आपकी बढ़ जाती है। तो इसमें भी सीधा सा लिखा हुआ है, जब सेवा की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति उतनी नहीं बढ़ पाती, तो कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं आप?
त्योहारी सीजन में कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बढ़ जाने से कीमतें तेज बढ़ जाती हैं। सही है। इसका एग्जाम्पल आप एक ये भी डाल सकते हैं कि कोरोना के टाइम पर एक मास्क की कीमत, जो मास्क था वो भी 100 रुपए में बिक रहा था कई जगह। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी आपूर्ति नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मास्क की कीमत 100 रुपए पहुंच गई थी। इसी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत, कि ऑक्सीजन सिलेंडर 50-50 हजार रुपए के भी बिके थे उस समय, आप सभी को पता है। तो ये क्या है? मांग संचालित। अब इसमें याद रखनी ज्यादा कुछ चीज है ही नहीं, कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं बनती यहाँ पे। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये खुद बोल रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, की जो मांग है वो उसको पुल कर रही है, मतलब प्रेशर मार रही है, उस पर दबाव लगा रही है कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो जहां पर मांग बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या बढ़ा रही है? मुद्रास्फीति को बढ़ा रही है। अब सेकंड है लागत संचालित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप नाम से ही समझे होंगे, अगर किसी चीज को बनाने की कॉस्ट बढ़ गई है तो उसकी क्या है? उत्पाद की उत्पाद में जो होगी वो महंगा होगा। जैसे अगर हम किसी चीज को बनाते हैं, अगर हम ब्रेड के पैकेट को बनाते हैं, इसकी कॉस्ट बढ़ गई है बनाने की, कि मजदूरों ने बोल दिया कि हम ज्यादा रुपए लेंगे। जो चक्की वाला था उसने बोला कि मैं आटा पीसने के ज्यादा लूंगा। जो गेहूं देने वाला था उसने बोला कि मैं 1 रुपए महंगा गेहूं दूंगा। तो क्या ब्रेड है वो, अब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? इसकी कीमत बढ़ेगी। इसकी कीमत बढ़ेगी तो क्या हो गया? मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ये क्या आता है? आपका लागत संचालित मुद्रास्फीति। कारण क्या है? कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, जैसे मैंने आपको भी बताया, और ईंधन की कीमतों में वृद्धि। जैसे उदाहरण आपके पास लिखा होगा, आप देख सकते हैं इसको खुद से, आपको पीपीटी मिल जाए तो आराम से देखिएगा इसको। अब थर्ड है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसका एक और नाम लिख सकते हैं आप साथ में ऐसे स्लैश लगा के, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। आपूर्ति श्रृंखला, यहाँ पे लिखिए आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। थर्ड नंबर इन्फ्लेशन, आगे लगा लीजिए मुद्रास्फीति। आपूर्ति श्रृंखला मुद्रास्फीति, सीधा सा मतलब क्या है? अगर आपूर्ति में कमी आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए डिमांड 10 ब्रेड के पैकेट की है। मैंने आपको कई बार ये एग्जांपल दिया है मार्केट का लेकर ही। मैंने कब बताया था? जब मौद्रिक नीति में आपको पढ़ा रहा था तब बताया था। जब 10 ब्रेड की क्या होती है यहाँ पर? डिमांड होती है। लेकिन हो क्या रहा है? सप्लाई हुई अभी तक 10 की, लेकिन आज क्या हुआ? एकदम से 8 आ गए। तो 8 का क्या हुआ? तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी। क्या? 10 लोगों में उन्होंने बोला कि भले ही हमसे 1 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, 11 रुपए ले लो, लेकिन ये पैकेट हमको दे दो। हुआ क्या? 11 रुपए में ब्रेड का पैकेट बिका, तो इससे क्या होगा? कीमत में वृद्धि, यानी मुद्रास्फीति। तो सिर्फ नाम से ही आप समझ जाएंगे। कैसे? सिर्फ एक वर्ड याद रखिए, आपूर्ति श्रृंखला। संरचना मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? आपूर्ति श्रृंखला में कमी आ जाती है या समस्या आ जाती है तो क्या होती है? मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब कारण आपके सामने लिखे हुए हैं और उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने। अब फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर मैंने आपको मुद्रास्फीति में ही बताया था। जब मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई या मनी फ्लो मार्केट में बढ़ जाता है, तब इन्फ्लेशन को ये बढ़ावा देता है। अब मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है? जब क्या करती है? बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर ऋण देती है। अब बैंक क्यों दे रही है? क्योंकि आरबीआई उसको कम ब्याज पर रेपो के माध्यम से ब्याज दे रही है। रिवर्स रेपो रेट बहुत कम है। तो बैंक क्या करेंगी? बैंक लोगों को देंगी। लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे। यानी मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही है, तो मैं सोचूंगा कि मैं सिर्फ 80 रुपए का ही सामान खरीदूं। भले ही अगर अब मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो मैं सोचूंगा कि मैं लगभग 700 से 800 रुपए खर्च करूं। खर्च करने से क्या हो गया? सीधा सा मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में। क्योंकि जो वस्तुएं हैं, जो उत्पादन है, वो उतना ही हो रहा है, लेकिन अब क्या बढ़ रही है? इससे बड़ी बगी जो क्या बढ़ रहा है आपका? ये इससे मांग बढ़ती है, यानी डिमांड बढ़ती है। कारण क्या है? अत्यधिक नोट छापना, बैंकिंग सिस्टम द्वारा अधिक कैश लोन देना, ब्याज दरों में कमी। ये किस ब्याज दरों की कमी की बोल रहा है? एक तो बैंक, जो हमारे बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। सेकंड, जो आरबीआई की ब्याज दरें हैं उनके बारे में भी बोल रहा है कि कमी आती है। अब इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप एक बार खुद सर्च कीजिएगा आज गूगल पे या यूट्यूब पर। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था 2008 के टाइम पर?
कि 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का भी नोट बेकार हो गया था। यहाँ तक कि जैसे हमारे पास आज सबसे बड़ा नोट कौन सा है, 500 रुपए का। कुछ दिनों पहले कितने का था, 2000 का, वो भी सरकार ने अब बंद कर दिया। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है कि जितना छोटा नोट होता है यानी उसकी कीमत अधिक है, तो क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको अच्छा माना जाता है। तो जिम्बाब्वे ने क्या किया उस समय, उसने 100 ट्रिलियन का डॉलर का नोट भी छाप दिया था। आप सोच सकते हैं कि महंगाई किस हद तक गई होगी। यानी लोग बोरों में पैसे भर भर के ले जा रहे थे कि हाँ 1 किलो चीनी चाहिए, तो क्या करेंगे, वो एक बोरा लेंगे, उसमें नोट भरेंगे और दुकान के पास जाएंगे। ये किस लिए हुआ था, क्योंकि जिम्बाब्वे ने क्या किया था, बहुत अधिक नोट छाप दिए थे और बहुत महंगे। सेकंड क्या है, जब बैंकों द्वारा आसानी से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब अब ये किस प्रकार से है, गति के आधार पर अगर हम क्या देखें, इन्फ्लेशन कि किस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से देखें तो सबसे फर्स्ट पर आएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपका क्या, फिफ्थ। तो ये नंबरिंग है आपकी। क्रीपिंग, या आप इसके लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं, क्राउलिंग। क्राउलिंग। और आपने कई बार हिंदी में ज्यादा क्या होता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा एड ऑन है इस पीपीटी में। तो क्या है, ये 3% दर किसकी बोल रहा है, कि वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 3% से बढ़ रही है या 3% से कम होती है। 3% से अगर कम चल रही है तो क्या होगी आपकी, क्रीपिंग या क्राउलिंग मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। क्राउलिंग इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड क्या है, वॉकिंग। क्रीपिंग का देखिए नाम इतने अच्छे हैं इसके कि रेंग रही है यानी बहुत स्लो है। अब वो क्या बोल रहा है, वॉकिंग। वॉकिंग यानी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी क्योंकि ये चलने लगी है। तो क्या, मुद्रास्फीति की दर 3 से लेके 10% के बीच होती है, जैसे कि वर्तमान में हमारी है। हमारी कौन सी है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है। यह धीरे धीरे बढ़ती है और चिंता का विषय हो सकती है, आप सभी को पता है वर्तमान में ऐसी स्थिति है। अब कौन सी स्थिति आ गई आपकी, रनिंग इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं, तेज मुद्रास्फीति। इसको क्या बोलते थे, गतिमान मुद्रास्फीति। तो आपसे बोलना चाहेंगे कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही याद रखें। हिंदी में कई बार मुद्रास्फीति को कई नामों से वो बुला सकता है, अपस्फीति, अपस्फीति, अपस्फीति और अपस्फीति, इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो कई बार कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, इसके कारण आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ही प्रायोरिटी या प्राथमिकता देंगे। अब रनिंग है तो रनिंग तेज हो गई। मुद्रास्फीति दर क्या बढ़ रही है, 10 से लेके 20% तक पहुंच जाती है, क्या, वार्षिक। कि पहले कहां तक पहुंच रही थी, 3 से लेके 10, अब कितनी बढ़ रही हो, 10 से लेके 20 तक। अब फोर्थ कौन सी, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर हद से ज्यादा बढ़ रही है, क्या आपकी मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, कि मुद्रास्फीति 20% की अधिक हो जाती है। कैसे, मुद्रास्फीति दर 20% से अधिक हो जाती, कब, माह। अभी बात किसकी हो रही थी यहाँ पर, वार्षिक। अब हर महीने किसकी वृद्धि हो रही है, 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उदाहरण क्या है इसमें, किसी देश में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें हर महीने 30 से 40% बढ़ रही हैं। यानी जो ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का था आज, तो अगले महीने कितने का हो जाएगा, 14 रुपए का। और उससे अगले महीने कितने का हो जाएगा, 20 रुपए का लगभग। उससे अगले महीने कितने का हो जाएगा वो, कि 44% बढ़ रहा है, तो सीधा कितना, 28 रुपए का। तो इस स्पीड से ब्रेड का पैकेट बढ़ रहा हो तो सोच लीजिए कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन चल रहा है। अब इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं अब आप किसको, हाइपर मुद्रास्फीति को बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्रति माह 50% की इन्फ्लेशन बढ़ रही हो। यानी ब्रेड का पैकेट आज 10 रुपए का है, अगले महीने जो होगा तो वो कितना, 15 रुपए का। उसके अगले महीने कितने का होगा, तो 15 का निकालेंगे हम कितना, 5%। तो आपने कहा कितना, 7.5, यानी 22.5। तो ऐसे 50% बढ़ रहा है सीधा सा। 50% बहुत ज्यादा होता है, आप खुद समझ रहे होंगे। अब ये स्थिति हम देखेंगे, स्थिति कब हुई थी, जब जर्मनी 1923 में प्रथम युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद, हाइपर मुद्रास्फीति इतनी अधिक थी कि एक रोटी की कीमत लाखों मार्क, मार्क क्या है, जर्मनी की
उस टाइम की क्या थी, आपकी मुद्रा थी, तक पहुंच गई थी। लोग पैसों से भरे बोरे बोरे लेकर सामान खरीदने जाते थे। अब ये स्थिति तो देखिए हो गई पुरानी। अब यही स्थिति आप कब देख सकते हैं, वेनेजुएला में। कब? 2016 से लेकर 19 तक। उस टाइम पर हम तो देख रहे थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा था। किलो के हिसाब से पैसे ले जाते थे, कहाँ पर? बाजार में। कौन? वेनेजुएला के लोग। अब आप खुद देख सकते हैं, ज्यादा पुराना वीडियो नहीं होगा इसका, यूट्यूब पर डला हुआ होगा, आप देख सकते हैं। वेनेजुएला का डाल दीजिए हाइपर इन्फ्लेशन, तो आपको थोड़ा क्या होगा, इंटरेस्ट भी इसमें आएगा इन्फ्लेशन टॉपिक में, और आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या और स्थिति कितनी नाजुक हो जाती है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बन जाती है। और मैं बता चुका हूं एक गृह युद्ध की स्थिति क्यों बनती है। अब नेक्स्ट क्या है, आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। नाम से आप खुद समझ होंगे कि आयातित जो वस्तुएं हैं, अगर इनकी कीमतों में वृद्धि होती है, अगर उससे वृद्धि हो रही है मुद्रास्फीति में, तो उसको क्या बोलेंगे, आयातित मुद्रास्फीति। यानी हर एक इन्फ्लेशन में नाम इतना महत्वपूर्ण है कि नाम से ही आपको पता लग जाता है कि इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ रही है। कहाँ लिखा है, किसी देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने के कारण घरेलू स्तर पर भी महंगाई बढ़ जाती है। कारण क्या है, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम बाहर से तेल मंगवा रहे हैं, यानी पेट्रोलियम, कोई गैस मंगवा रहे हैं, धातु मंगवा रहे हैं, तो वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो प्रभाव देश में भी दिखता है। हम्म, तो याद रखिए, अगर विश्व स्तर पर किसी भी चीज की कीमतों में वृद्धि या उसकी कीमतों में कमी आती है, तो इसका प्रभाव देश में 100% श्योरिटी से दिखेगा ही। ध्यान रखिए इस चीज को। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अपने माइंड में रखें, तो 2013 से लेके 24 तक 5 से 7 क्वेश्चन बिना नॉलेज के हमारे खत्म हो सकते हैं, यानी सॉल्व हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 से 7 क्वेश्चन विदाउट नॉलेज। अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं भी थी, आपको सिर्फ इतना पता था कि अगर किसी भी चीज की वृद्धि हो रही है, विश्व में कोई भी आर्थिक क्रिया हो रही है, तो उसका प्रभाव हमारे देश पर दिखेगा ही। क्यों दिखेगा? क्योंकि आज हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था ना होकर खुली अर्थव्यवस्था है। आज हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइज्ड है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका वैश्वीकरण पर है, वैश्वीकरण पटल पर खड़ी हुई है अर्थव्यवस्था, इसलिए प्रभाव हमको दिखता है। अब मुख्य कारण क्या है? मुद्रा विनिमय दर। मुद्रा विनिमय दर क्या है? मैंने आपको समझा दिया है, आपको खुद पता होगा कि विनिमय दर क्या है। यदि किसी देश की मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाती है, तो आयात महंगा हो जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देकर समझाया था। कौन से टॉपिक में? विनिमय दर के टॉपिक में। एग्जाम्पल क्या है? भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें, और 2022 का क्या, रूस यूक्रेन युद्ध। अब कुछ महत्वपूर्ण क्या है, इन्फ्लेशन के प्रकार और हैं अन्य, जो अन्य शब्दावलियों में आते हैं। क्या? स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? स्क्यूफ्लेशन में का अंतर क्या होता है, जब स्पेसिफिक किसी चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे क्या? मान लीजिए प्याज या टमाटर, मानिए कि इसी चीज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और किसी भी सब्जी में कीमतों में वृद्धि नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसके कई कारण हो सकते हैं, कि या तो उस साल प्याज कम हुई हो, या टमाटर कम हुआ हो, या अन्य कारण नहीं हो सकते हैं। जैसे कि उस साल फसलों में क्या लग गई हो, फसल में कोई बीमारी लग गई हो टमाटर की फसल में, तो टमाटर महंगे हो गए और प्याज महंगी हो गई। तो क्या, किसी स्पेसिफिक किसी विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। ये लिखा क्या है कि कुछ वस्तुओं सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर या कम रहती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्यूफ्लेशन। वही उदाहरण यहाँ दिया है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें 20% बढ़ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की कीमतें स्थिर बनी रहे, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यूफ्लेशन। सीधा सा। अब सेकंड क्या है? सेकंड है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए यहां तक हमने जितना भी पढ़ा, मांग संचालित नाम से ही है, अगर डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड क्या है? लागत संचालित, यानी कॉस्ट पुश, कॉस्ट बढ़ रही है तो
संरचनात्मक यानी यहाँ पर थोड़ी याद रखने की चीज है कि आपूर्ति श्रृंखला में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या सप्लाई चेन डिसरप्शन, और क्या मुद्रा आधारित मुद्रास्फीति यानी वही कि मुद्रा से समझ जाइए कि हमने क्या किया है, मुद्रा का फ्लो बढ़ा दिया है, मनी फ्लो बढ़ा दिया है मार्केट में। फिर मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाया कि रेंगती हुई, फिर ये चल रही है, फिर ये दौड़ रही है, इसमें तो बहुत तेजी से भाग रही है, अत्यधिक तेज मुद्रास्फीति गैलोपिंग, और इससे ज्यादा हाइपर। आपने एक वर्ड सुना होगा कि ज्यादा हाइपर मत हो, बहुत ज्यादा वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर होता है। हाइपर मतलब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है। और आयातित समझ होगा कि किसी आयातित वस्तुओं की क्या कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब स्क्यूफ्लेशन हमने देख लिया, स्क्यूफ्लेशन सीरियस क्या था, एक चीज की कीमतों में वृद्धि हो रही है एक में नहीं, तो क्या बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या है कि मुद्रास्फीति तो अधिक हो लेकिन आर्थिक विकास धीमा हो, जीडीपी ग्रोथ कम हो, बेरोजगारी अधिक हो, स्टैगफ्लेशन क्या कहते हैं। अब क्या है, कारण क्या हो सकते हैं। मान लीजिए खाड़ी देश हैं, उन खाड़ी देशों ने क्या किया, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ावा या इजाफा करने का निर्णय लिया, तो हुआ क्या, अब हमारा जो आयात है वो महंगा होगा। उस महंगाई से क्या होगा, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ नहीं दिख रहा है हमको, आर्थिक विकास पर नहीं दिख रहा है। और बेरोजगारी भी अधिक है। क्यों, बेरोजगारी तो पहले से ही अधिक थी, लेकिन क्या हुआ, मुद्रास्फीति तो बढ़ी लेकिन बेरोजगारी पर इसने क्या डाला, कोई सकारात्मक प्रभाव डाला ही नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, स्टैगफ्लेशन। स्टैग मतलब खड़ी हुई है, सीधा ऐसे खड़ी हुई है, इसको किसी से मतलब ही नहीं है, सीधा ऐसे खड़ी हुई है पिलर की तरह, जो खंबा होता है या पिलर होता है वो, कि इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ बढ़ रही है। आसपास मुद्रास्फीति, आसपास क्या है, ये आर्थिक विकास ये है, आर्थिक समृद्धि ये है, इसको इससे कोई मतलब ही नहीं, ये सीधा खुद बढ़ रही है बस। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। आर्थिक मंदी के बावजूद कीमतों को बढ़ना, कारण हो सकता है ये। उदाहरण कब का है, 1970 के दशक में अमेरिका की स्थिति, जब तेल की कीमत बढ़ी, आर्थिक विकास ठप हो गया, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ गई। आप इससे देखिएगा कि हम अभी तक क्या देख रहे थे, हम अभी तक सिर्फ बढ़ना देख रहे थे कि मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है। अब हम देखेंगे, देखिए ये होता हमारा एक पैमाना कि इसको मान सकते हैं हम 0%, कि इसके ऊपर हम मानते हैं कि 10 रुपए किलो, वो 10 रुपए का ही ब्रेड का पैकेट आता है, तो ये सही मूल्य है इसका। 9 रुपए हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इसकी कीमत कम हो रही है, कारण कई हो सकते हैं। बढ़ रही है तो हम बोलेंगे मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ रही है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज की कीमत बढ़ी थी, अगर वो घट रही है, ऐसे आके घट रही है, लेकिन वो नकारात्मक नहीं हुई है। नकारात्मक कब होती है, जब वो इस लाइन के यहाँ तक आ जाती है। ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, अभी वो घट रही है, ऐसा नहीं है कि वो घट नहीं रही, वो घट रही है, लेकिन वो नकारात्मक में नहीं पहुंची है, यानी लाइन से नीचे नहीं पहुंची है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। सीधा से मानिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, हमने उसको क्या कर दिया, डिस कर दिया, खत्म कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया, तो क्या होगा, अब वो अपनी मौजूदा जो मूल्य होते हैं उस पर आने वाली है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या है, जब किसी देश की कीमतें लगातार गिरती हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अब स्थिति क्या होगी इसके उलट, कि पहले तो बढ़ रही थी, अब इतनी घट रही है कि नकारात्मक स्थिति में भी पहुंच चुकी है। ध्यान रखिए इस चीज को, नकारात्मक स्थिति में पहुंच चुकी है, तो इससे हुआ क्या, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया मुद्रा का मूल्य क्यों बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था केलों का, तो पहले 10 रुपए के 5 केले आते थे, अब हुआ क्या, किसी भी परिस्थिति के बस केले सस्ते हो गए। कैसे हो गए, पहले इसकी जो सप्लाई थी, आपूर्ति थी, वो कितनी थी कि एक दुकान पर 1,000 केले आते थे, अब सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि फसल इसकी ज्यादा हुई। फसल ज्यादा होने से क्या हुआ, तो दुकान पर ज्यादा केले होने लगे। जो व्यक्ति पहले 500 केले रखते था अपनी दुकान पर, अब वो 1,500 या 5,000 केले रखने लगा है। तो इसने क्या बोला कि 5 केले नहीं, अब आप कितने लीजिए, आप 6 केले लीजिए, या आप उससे बोला कि 5 किलो की जगह 6 केले। तो इससे हुआ क्या, हमारा जो नोट था उसकी जो क्रय शक्ति क्षमता थी,
परचेजिंग पावर थी उसमें वृद्धि हुई, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। अब ये स्थिति कब हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन 1930 और 29 में। मैंने आपको क्या बताया था, जॉन मेनार्ड कीन्स, याद होना चाहिए आपको हर एक क्लास। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर वो किसी टॉपिक से लिंक है और आपको कोई एग्जैक्ट डेट दिखती है, तो आपको हमेशा फैक्ट या कॉन्सेप्ट ध्यान आना चाहिए। जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या दिया था हमको, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था, वहीं से आज तक हम इन्फ्लेशन टॉपिक पर आ पाए हैं। अब ये क्या है, डिप्रेशन। आपने नाम सुना होगा कि डिप्रेशन आ गया है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तो होता है मानसिक स्थिति से, एक होता है हम इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था हमारा, 1929 वाला तो उसको तो बोलते ही हैं, एक बोलते हैं हम क्या अपना 2009 वाला, कि वैश्विक मंदी चल रही है। तो डिप्रेशन यानी मंदी। तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक तेजी से गिरती है, अब देखिए डिफ्लेशन क्या है, कि कीमतें गिर रही हैं। अब कीमतें गिर रही हैं, इससे क्या होगा, मनी फ्लो कम हो रहा है मार्केट में, मनी फ्लो मार्केट में कम हो रहा है, तो आर्थिक गतिविधियां कम हो रही हैं। आर्थिक गतिविधियां कम हो रही हैं तो क्या, अर्थव्यवस्था भी नीचे आ रही है। और यही स्थिति अगर 1-2 महीने नहीं बल्कि 3 से 4 साल चलती रहे, 4 से 5 साल चलती रहे, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में आपको मालूम नहीं चलता, स्टार्टिंग के 2 साल की स्थिति ऐसी है, इसके बाद हमको डर लगता है कि हाँ डिप्रेशन में हम जा रहे हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन किसको बोलते हैं, 1929 से लेके 1939 तक, यानी 10 साल चला, लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल तो पता ही नहीं चला। अब रिफ्लेशन क्या होता है, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्या डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन। मैंने आपको सीरियस बताया था कि कीमतें बढ़ रही थी फिर घट रही हैं, यानी हम लोग क्या किया, इन्फ्लेशन को डिस कर दिया। जैसे नहीं बोलते कि लाइक होता है और डिसलाइक होता है, तो हमने क्या कर दिया, डिसलाइक कर दिया, इसको डिस कर दिया, तो इसको ऊपर को हटा दिया, तो हमारी जो मौजूदा कीमतों पर सही मूल्य पर क्या आ गई, हमारी कीमतें आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिसइन्फ्लेशन। अब कीमतें लाइन से और नीचे चली गई डाटा से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्लेशन। यही स्थिति और आगे जारी रही, यानी 5 से 10 साल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन। अब रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन का सीधा सा मतलब है कि देखिए मान लीजिए स्थिति यही है, पेन चेंज करके आपको बता दें एक बार, कि स्थिति तो यही है। अब इससे बाहर निकलने के लिए, अब आप समझ हो कि ये स्थिति कहाँ आ गई, आपकी मंदी, मंदी यानी डिप्रेशन में आ चुकी है। अब इससे निकलने के लिए क्या करती है सरकार, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन हेडिंग है इसकी, ध्यान रखिएगा। नीतियां बनाती हैं, नीतियों का मतलब से क्या होता है, वो बोलेगी कि ब्याज दर कम कर दो। ब्याज दर आप सभी जानती है, मैं किस ब्याज दर के बारे में बात कर रहा हूँ, मौद्रिक जो आरबीआई ब्याज देती है उन ब्याज के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक आपको लोन देती है उस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर वो ब्याज कम रेट पर देंगी तो क्या, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, उपभोग करेंगे, तो इससे होगा क्या, ये स्थिति ऊपर की ओर दोबारा से बढ़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेशन। तो इस डायग्राम को साथ साथ बनाते जाइए साथ में, ये फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब देखिए, अगर मुझे लगता है अगर यूपीएससी को क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना होगा इन्फ्लेशन में, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप पूछ सकता है, डिफ्लेशनरी गैप पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, या तो इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में डायरेक्ट पूछे कि पहला क्वेश्चन पूछे, उसके 4 ऑप्शंस पूछ ले, या वो सेकंड तरीका हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज पूछे, कि 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछे कि ए और बी। अब वो क्या करे, डिफ्लेशन की जगह इन्फ्लेशन लिख दे और इन्फ्लेशन की जगह क्या लिख दे, डिफ्लेशन, और आपकी ये परिभाषा लिख दे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इन कॉन्सेप्ट की समझ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा आप इसको पढ़ भी चुके हैं, कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग उत्पादन क्षमता से अधिक होती, यानी आपकी डिमांड अधिक हो गई है। जैसे आपने क्या पढ़ा था, कॉस्ट पुश पढ़ा था, डिमांड पुल पढ़ा था, तो वही डिमांड पुल को ही क्या बोलते हैं हम, मुद्रास्फीति अंतर। यानी कि उत्पादन क्षमता उतनी ही है, कि यानी एक फैक्ट्री में या किसी वर्ष अगर सिर्फ 10 क्विंटल गेहूं ही हो रहा है
और खाने वाले भी सिर्फ इतने ही लोग हैं, तो सही चल रहा है। अब उसको उपभोग करने वाले व्यक्ति बढ़ चुके हैं, यानी किसी गांव में बाहर से व्यक्ति आ गए, तो 10 की जगह कितने हो गए, 15 व्यक्ति हो गए, तो क्या हुआ, अब उपभोग करने वाले ज्यादा हो गए, मांग गेहूं की ज्यादा होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इससे जो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इस मुद्रास्फीति को क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति अंतर। अब गैप क्यों बोला है, ये गैप बोला है किसकी वजह से, आप सभी समझ गए होंगे। ये गैप है किसके अंदर, किसके बीच में, ये गैप है आपके कुल मांग में और किसमें, कुल उत्पादन क्षमता में। यदि आपकी उत्पादन क्षमता कम हो रही है और मांग बढ़ रही है, तो इसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। सेकंड डिफ्लेशनरी गैप या अपस्फीति अंतर। सीधा सा ये इसका उलट कर दीजिए कि सीधा सा कि कुल मांग किसी देश की पूर्ण उत्पादन क्षमता से कम हो जाती है। हो सकता है जैसे लॉकडाउन के टाइम पर हुआ, लॉकडाउन के टाइम पर हुआ क्या हुआ, कई सारी दुकानें बंद थी, लोग कपड़े भी नहीं ले रहे थे, लगभग 1 साल तक तो लोगों ने कपड़े भी नहीं लिए थे। तो हुआ क्या कि सप्लाई तो उतनी रखी थी, यानी दुकान में कपड़े बने हुए रखे थे, फैक्ट्रीज में रखे हुए थे, सप्लाई उतनी थी, लेकिन डिमांड एकदम से खत्म ही हो गई। तो इसके बीच के जो गैप है, इससे होता क्या है, बेरोजगारी और मंदी बढ़ने लगती है। आपने लॉकडाउन के टाइम पर ये देखा। तो इस गैप को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे इसको। उदाहरण, किसी देश की उत्पादन क्षमता 100 करोड़ की हो, लेकिन बाजार में मांग सिर्फ 80 करोड़ की हो, तो कीमतें गिरने लगेंगी। आपने किस में पढ़ा है, डिप्रेशन में पढ़ा है, मैंने आपको मौद्रिक नीति में पढ़ाया। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट 5 से 7 बार तो पढ़ा चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को मैं, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को टैकल करते हुए। अब बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिए बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोट देखिए, आपने बोतल देखा होगा कौन कैसा, बोतल बहुत सारे प्रकार की आती है, लेकिन ज्यादा जो फेमस बोतल है वो ऐसी आती है, इसमें क्या ढक्कन लगा हुआ है। अगर मान लीजिए ये जितना ज्यादा पतला होगा, पानी को निकलने में उतनी ज्यादा टाइम लगेगा, यानी उतनी ज्यादा परेशानी आएगी। तो आपूर्ति श्रृंखला में यदि कोई रुकावट आती है, यानी अगर मैं यहाँ पर इसको दबा दूं या इसको क्या करूं, इस पर प्रेशर डालूं, तो पानी बहुत स्लो निकलेगा यहाँ से। तो इसीलिए इसका नाम क्यों रखा है, बोटल नेक, यानी बोतल की गर्दन। तो किसकी वजह से बढ़ रही है कि सप्लाई कम हो पा रही है, किसके कारण सप्लाई कम हो पा रही है, आपूर्ति श्रृंखला किसकी सप्लाई कम क्यों हो रही है, किन्हीं कारणों से या रुकावट आ रही है, जैसे जिससे कुछ वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ जाती। उदाहरण, चिप की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप की आपूर्ति में कमी आ गई। कब की है चिप शॉर्टेज, 2021-22। तो मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ गई। यानी वही कि अगर सप्लाई घटेगी और डिमांड बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सीधा सा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करना है, अगर कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप आज शाम को या नाइट में क्या करेंगे, इसको खुद से एक ब्लैंक पेज लेंगे, उस पर प्रैक्टिस करके बताएंगे, या खुद में ही बोलते जाएंगे। आप बोलेंगे कि अगर सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, तो क्या है, मंदी की स्थिति आएगी, मुद्रास्फीति घटेगी। अगर सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी। तो वही बात मैंने आपको बोतल के अकॉर्डिंग पढ़ाया कि बोटल नेक इसका नाम क्यों है, कि रुकावट आ रही है, उस बोटल नेक में रुकावट आ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, कोर का सीधा सा मतलब होता है मूलभूत। हमने बोलते हैं कि मेरी कोर एरिया है, कोर एरिया यानी ये सबसे मुख्य चीज है। तो जब हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, यानी हम पता लगाते हैं कि मुद्रास्फीति कितनी है, उसमें हम किसकी कीमतों को घटा देते हैं, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को घटा देते हैं, इसको माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को घटा दिया जाता है, किसमें, मुद्रास्फीति की गणना से। तो उसको क्या बोलते हैं, कोर मुद्रास्फीति। अब ये आपके सामने दिया हुआ है, ये आपके किसके लिए है, ये आपके रिवीजन के लिए दे दिया गया है सीधा सा, कि स्टैगफ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। डिफ्लेशन क्या है, कीमतों में गिरावट, मांग अधिक होने से महंगाई बढ़ रही है, मांग कम होने से मंदी बढ़ रही है।
तो ये आपके रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की तरह बोल सकते हैं आप इसको। आप नीरू क्या है, नीरू को पढ़ने से पहले आप इसको खुद से पढ़ेंगे। अगर समझ में ना आए तो आज वाली क्लास में शाम को या कल, आज शाम तक ही आपको क्या करना है, इसको कमेंट में डाल देना है नीरू आपको समझ में नहीं आया। ये आपको खुद से पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, क्या फिलिप्स वक्र को समझा दूंगा, फिलिप्स कर्व है उसको मैं आपको बता दूंगा। अब आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, मुद्रास्फीति कर। सीधा सा नाम से स्पष्ट है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो क्या होगा, मजदूरी भी बढ़ती है, यानी बेज मजदूरी, मजदूरी बढ़ती है तो क्या होता है, आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होती है तो क्या होती है, हम क्या करते हैं, खर्च ज्यादा करते हैं। खर्च ज्यादा करते हैं तो क्या होगा, टैक्स बढ़ता है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि मुद्रास्फीति की वजह से क्या बढ़ रहा है, टैक्सेशन या राजस्व बढ़ रहा है। तो क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति कर। मुद्रास्फीति प्रीमियम क्या है, ऋणकर्ताओं को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या, एक लेनदार और देनदार। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं इसके बारे में, कि मान लीजिए मैं क्या हूं, एक देनदार। अब इसको नीचे लिखिए, हाँ, तो अच्छे समझ में आएगा। लेनदार ये क्या है, बैंक मान लीजिए, ये क्या है, एक साहूकार है। मैं क्या हूं, आम व्यक्ति हूं एक। अब इसने मुझे क्या दिया, मुझे 100 रुपए उधार दिए। अब मैं 100 रुपए का बिजनेस करूंगा और इनके पैसे वापस कर दूंगा। अब ये इतने भले व्यक्ति थे कि साहूकार, कि उन्होंने क्या बोला कि तुम मुझे इंटरेस्ट मत देना, मुझे पैसे वापस कर देना, सिर्फ मेरे जितने तुम ले रहे हो। अब मैं 6 महीने बाद जाता हूँ, इनको 100 रुपए वापस करता हूँ, लेकिन उस समय तक मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो प्रभाव क्या हुआ, मैंने जब इनसे रुपए लिए तब ये कहाँ जा रहे थे, बाजार जा रहे थे केले लेने के लिए। केले लेने के लिए बाजार जा रहे थे। तब इन्होंने ठेले वाले से पूछा कि 100 रुपए की मुझे केले दे दो। तो इसने क्या दिया, 50 केले इनको दे दिए, यानी 2 रुपए का एक केला इनको प्रदान कर दिया या बेच दिया इनको। तो उस समय स्थिति क्या थी, 2 रुपए का एक केला था, लेकिन 6 महीने में केलों की, जो केले हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। तो अगर मैं इनको 6 महीने बाद जब वापस करने जाता हूं पैसे, तो यही 100 रुपए लेके ये कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट में जब ये केले लेने जाते हैं तो अब ये बोलते हैं कि 100 रुपए के केले दे दो, तो वो सिर्फ 40 केले ही इनको देता है। तो इनको क्या हुआ, इनको घाटा हुआ है सीधा सा, कि इनके 100 रुपए, वो 100 रुपए बचे ही नहीं, बल्कि जो 100 रुपए थे उसकी परचेसिंग पावर कम हो चुकी है। अब आप समझ रहे हो इस चीज को। तो ये क्या लिखा है, ऋणकर्ताओं को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। इसको हम लास्ट में भी समझेंगे, एक ग्राफ या एक बॉक्स दिया है उसके द्वारा। क्योंकि वास्तविक ब्याज दर नामात्र ब्याज दर घटाकर मुद्रास्फीति कम होती है, यह ऋण लेने की वालों के लिए बोनस मानता है, बनाता है। तो आप समझ गए मुद्रास्फीति प्रीमियम क्या होता है, लोन लेने वालों को फायदा होता है इससे। अब मुद्रास्फीति स्पाइरल क्या होती है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे, कि जिसमें मजदूरी बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 साल हो गए, तब से क्या हुआ, किसी की भी वृद्धि नहीं हुई वेतन में। अब मजदूर बैठ गए हड़ताल पर, इन्होंने बोला कि हमारा वेतन बढ़ा दो। इनका वेतन था 5,000 रुपये या 15,000 रुपये महीने, मानिए महीने। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो वेतन होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 18,000। कि बहुत साल हो गए आपने बढ़ाया नहीं है। तो फैक्ट्री के मालिक ने मनाने की बहुत कोशिश की, ऐसा मत करो, फैक्ट्री घाटे में चल रही है, मतलब उसने बहुत बहाने बनाने की कोशिश की। लेकिन सबको पता था कि फैक्ट्री की स्थिति बहुत अच्छी है, वो बढ़ा भी सकता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसने बढ़ा दिया। अब एक मजदूर में कितनी वृद्धि हुई, 3,000 रुपए की वृद्धि हुई, सीधा सा। लेकिन उसके पास जो कर्मचारी थे, जो मजदूर थे, वो कितने थे, 1,000 थे। तो हर एक में 3,000 की वृद्धि हुई। तो ये स्थिति कहाँ तक पहुंच गई, ये स्थिति पहुंच गई इसकी कितनी, 30 लाख इसका एक्स्ट्रा खर्चा होने लगा। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट को घटाने के लिए इसने क्या किया, फैक्ट्री कुछ चीजें बनाती थी, जैसे क्या, ये बनाती थी ब्रेड के पैकेट,
या खाने की अन्य वस्तुएं जैसे चिप्स वगैरह, तो इसने क्या किया, इसने बढ़ोतरी कर दी। जो पैकेट 5 रुपए का था इसने क्या कर दिया 7 रुपए का, जो 10 रुपए का था इसने क्या कर दिया 12 रुपए का। इससे हुआ क्या कि संपूर्ण जो श्रृंखला थी खाद्य की, ये मार्केट तक आते आते और महंगी हो गई। जो 12 रुपए का पैकेट था वो 15 का हो गया मार्केट तक आते आते। अब यही मजदूर कहाँ जाएंगे, इनसे लेने मजदूरों को। तो जो एक्स्ट्रा इन्होंने 3,000 रुपये ले लिए हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ चुकी है और ये क्या इतना खर्च करेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति स्पाइरल। अब ये चक्र क्या है, इस चक्र हम आगे देखेंगे बेज वाले में। पूर्ण नियोजन क्या होता है, ऐसी स्थिति कि आपको क्या है, बेरोजगारी दर बिल्कुल खत्म कर दी हमने, प्राकृतिक दर पर ले आए। यानी कि सिर्फ 1% मानिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी बस। और घोषणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी शामिल है जिसमें, अब इसको सिर्फ रख लीजिए याद करके। कल वाली क्लास में हम क्या समझा देंगे आपको, बेरोजगारी के प्रकार पढ़ेंगे तो हम समझा देंगे कि घोषणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी होता क्या है। अब महत्वपूर्ण एक क्या है कॉन्सेप्ट को बे परिगणना, सीधा सा समझिए इसको कि मान लीजिए आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप गांव की पृष्ठभूमि से आते होंगे, अगर आप किसानी पृष्ठभूमि से आते होंगे तो आपको पता होगा किसी वर्ष अगर टमाटर महंगे होते हैं तो लोग करते क्या हैं, अगली बस वर्ष या अगली फसल में जब टमाटर की फसल आती है तो ज्यादातर जहां वो सिर्फ इतना टमाटर करते थे सिर्फ इतने क्षेत्र में, अब वो इस क्षेत्र में भी टमाटर करने लगे। क्यों? इस लालच में या इस लोभ में कि मुझे इसकी जो पैसा है वो ज्यादा मिलेगा। तो इससे होता क्या है, पहले टमाटर क्या था, स्थिर था। यानी उसकी जो सप्लाई थी वो स्थिर थी कि 100 किलो की डिमांड थी और 100 किलो की सप्लाई थी। तो क्या थी, मुद्रास्फीति स्थिर थी। लेकिन अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सभी ने टमाटर की खेती कर ली। तो उससे हुआ क्या, सप्लाई बढ़ी, डिमांड तो वही थी। तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति कम हुई, मुद्रास्फीति कम हो गई। इसमें एग्जाम्पल किसका दिया है, दाल का दिया है। अब ये क्या है, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन हमने क्या पढ़ लिया था, हमने कोर मुद्रास्फीति पढ़ चुके हैं, ये लिखा है इसको हम पढ़ चुके हैं। अब हेडलाइन का सीधा सा इन दोनों में अंतर एक ही है, इसमें हमने क्या नहीं जोड़ा था, इसमें हमने खाद्य पदार्थ प्लस ऊर्जा वाली चीजें हमने इसमें नहीं जोड़ी थी। हेडलाइन में क्या हमने इसको जोड़ दिया, यानी सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, समग्र मुद्रास्फीति। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है, इसमें खाद्य और ऊर्जा भी शामिल है और पूरा गुरु मुद्रास्फीति साथ में। तो यह अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति है जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं जो अस्थिर होती हैं। हालांकि यह मूल्य प्रवृत्तियों को छवि प्रदान करता है। अब मुद्रास्फीति हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति। अब कोर मुद्रास्फीति में हमें क्या था, हमने माइनस क्या किया था, खाद्य पदार्थ की चीजें और ऊर्जा। अब इसमें क्या है, हम इसमें परिवहन और संचार जैसी वस्तुएं अभी शामिल नहीं करते। और क्या करते हैं इसमें, परिवहन और संचार वाली वस्तुओं क्या कर देंगे हम इसमें से मुद्रास्फीति में इसको चुनेंगे नहीं गणना करते समय। तो क्या है, कोर मुद्रास्फीति। अब परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति क्या होता है, ये कब आया, इकोनॉमिक सर्वे 2022 में आया, आर्थिक समीक्षा 2022 में प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या था, ईंधन, खाद्य पदार्थ और कुछ आवश्यक उत्पादों जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, सरकार का सीधा सा उद्देश्य था क्या, इन्फ्लेशन रेट को कम दिखाना, कि आपको दिखे कम जनता को। क्योंकि अगर जनता को ज्यादा दिखेगी तो जनता सवाल पूछेगी तो जवाब देना टफ होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि इन चीजों को बाहर कर दो। और मुख्य रूप से आप एक चीज देखेंगे, मुद्रास्फीति बढ़ कहाँ रही है, बढ़ तो यही रही है ना कि ईंधन महंगा हो रहा है। पेट्रोल 150 या 120 130 तक पहुंच रहा है बार बार। खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, दाल महंगी हो रही है। जहां दाल पहले कितनी मिलती थी, 70 से 100 रुपए किलो, वो कीमत पहुंच रही है अब 200 रुपए किलो तक। अब ये क्या हुआ, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति। अब आप समझेंगे फिलिप्स वक्र। मैंने क्या समझाया था आपको, नेहरू
नेहरू क्या था आपको खुद से पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो नेहरू समझने में कुछ नहीं, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो। तो फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। अब विपरीत की जगह आप क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये आपकी क्या इन्फ्लेशन रेट, ये 2 से लेकर 12 तक, ये क्या है 0 से लेकर 14 तक। अगर बेरोजगारी कम हो रही है, कम होने का मतलब क्या है, लोग रोजगार में वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी कम होने का मतलब क्या है, रोजगार में वृद्धि हो रही है। तो क्या है, अगर ये क्या हो रही है, कम हो रही है बेरोजगारी दर, यानी रोजगार बढ़ रहा है, या सीधा से ऐसा देखें आप इसको कि बेरोजगारी पहले क्या थी, पहले जो 14 लिखा है इसमें 14 लोग क्या थे, बेरोजगार थे, बेरोजगार थे। अब कितने लोग हैं, सिर्फ सिर्फ 2 लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ 2 लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ इस डाटा को देखकर ही समझिए ये ऐसा गया है। तो क्या मुद्रास्फीति बढ़ रही है घट रही है, तो आप सीधा से देख रहे होंगे कि पहले 4 थी, फिर 6 पहुंची, फिर 8 पहुंची, फिर 10, अब 12 पहुंची। ये पहुंची क्यों, अब सीधा सा एग्जाम्पल है, आपको खुद सोचना चाहिए और समझ में भी आ जाना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ। पहले हमारे गांव में, एग्जाम्पल मानिए एक गांव है, हमारे गांव में क्या होता था कि कितने 200 लोग थे, उसमें सिर्फ 50 लोग ही क्या करते थे, नौकरी करते थे, बाकी के 150 लोग बेरोजगार। तो इन बेरोजगारों के लिए बेरोजगार भत्ता दिया सरकार ने, कितना, 50 रुपए महीना। तो एक्स्ट्रा कितना खर्च कर सकते हैं अपना मार्केट में, ये कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, 50 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा इनके पास पैसा है ही नहीं। अब इनकी भी नौकरी लग गई, यानी बेरोजगारी कम हुई, रोजगार बढ़ गया। सीधा सा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, बेरोजगारी, बेरोजगारी कम हो गई, बेरोजगारी कम हुई, इनकी नौकरी लग गई, तो हुआ क्या, अब 50 रुपए नहीं बल्कि ये कमा रहे हैं हर महीने 1000 रुपए। तो खर्च ज्यादा होगा मार्केट में, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो आपको खुद पता है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो इसी को बोलते हैं फिलिप्स वक्र। सिर्फ 2 चीज याद रखिए कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की जो बीच से संबंध है वो क्या है, विपरीत है। विपरीत बोलिए, विलोम बोलिए, व्युत्क्रमानुपाती बोलिए। और ये आप रख लीजिए किसके लिए, कि मेंस में अगर पूछ ले तो इसको आप बना सकें। अब जीडीपी डिफलेटर मैं आपको बता चुका हूं पहले, जीडीपी डिफलेटर क्या होता है, जीडीपी में से क्या माप हटाता है वो, जीडीपी डिफलेटर क्या है, गणना किसकी करता है, मुद्रास्फीति की। मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, सांकेतिक जीडीपी, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आभासी जीडीपी। नॉमिनल या नाम मात्र, मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था क्या बताया था, नाम मात्र जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़िए पहले जाके अपने पुराने नोट से। डिफलेटर क्या है, संकेतक है, अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य स्तर, ओवरऑल प्राइस लेवल को मापता है। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कारण जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। अब ये बताएगा कि मान लीजिए मैं पहले क्या क्या पहले मैं 1000 बस, मेरी एक दुकान है, मेरी एक दुकान है, तो मैं क्या करता था, पहले 1000 चीजें लाता था, कितने रुपए में, 1000 रुपए में क्या लाता, मैं 1000 चॉकलेट्स लाता था, इनको बेचता था मैं 2 रुपए में, 2 रुपए में लाता था, 2 रुपए में बेचता था, तो क्या हुआ, मेरी 2000 की कमाई होती थी। तो मेरी कमाई कितनी थी, 2000 रुपए की। अब कीमतों में वृद्धि हुई, अब मुझे पड़ ही कितनी की रही है, 1500 रुपए की मैं ला रहा हूँ 1000 चॉकलेट्स, लेकिन मैं बेच रहा हूँ भाई 2 रुपए की, तो क्या होगा, 1000, 2 रुपए की नहीं 3 रुपए की बेच रहा हूँ। अब मैंने खुद ने वृद्धि कर दी, क्यों, क्यों मैं घाटा क्यों उठाऊं। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि मैं पहले 2000 रुपए कमा रहा था, तो मैं अब 3000 रुपए कमा रहा हूँ, सीधा सा। तो आप बोलेंगे कि 1000 की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर आप कंपेयर रूप से देखें तो 1000 की वृद्धि नहीं हुई। क्यों, 1000 रुपए तो वो पहले ही कमा रहा था यहाँ पर 2000 रुपए में।
अब तो 1000 रुपये भले ही वो कमा रहा है, लेकिन 500 रुपये तो उसको क्या करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, यानी उसकी कॉस्ट ही आ रही है। भाई सीधा सा एग्जांपल अगर आप नहीं समझ पाए हो, कि मैं पहले 1000 रुपये की चीजें ला रहा था, 2000 में बेच रहा था, अब मैं ला रहा हूँ 1500 की, और मैं बेच रहा हूँ कितने की, 3000 रुपये की। तो पहले मैं 1500 की ला तो रहा हूँ, पहले मैं 1000 खर्च करता था, तब मुझे क्या होता था, 2000। अब मैं 1500 रुपये खर्च करता हूँ, तो मुझे कितना मिलता है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1000 रुपये का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 500 रुपये का, यानी मेरी कॉस्ट भी बढ़ी है, सीधा सा। तो क्या है, आपकी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, तो यही मापता है कि इन्फ्लेशन की वजह से कितनी की वृद्धि हुई, तो ये मापेगा कि 1000 रुपये की वृद्धि हुई है, सीधा सा। अब सांकेतिक जीडीपी आप समझ चुके हैं कि क्या क्या था, चालू मूल्यों में करंट प्राइस पर मापी जाती थी। आज कितनी चीजें हैं, कि आज देखूंगा कि आज तुम्हारी दुकान की कितनी कमाई हुई है, तो उसके आधार पर अगर मैं आपको क्या मापूंगा, आपकी जीडीपी मापूंगा, तो वो क्या आपकी नाम मात्र जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी या सांकेतिक जीडीपी। अगर मैं कांस्टेंट प्राइस पर मापूं, यानी आधार वर्ष पर, आधार वर्ष मैं आपको पहले ही समझा दिया है बहुत अच्छे से, तो वो क्या है, वास्तविक जीडीपी। अब आपको एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, जीडीपी डिफिब्रिलेटर को आप यही समझेंगे, ये क्या है, आपका गणना का एक संकेतक है, किसका, मुद्रास्फीति के, जो क्या मापता है, जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई मुद्रास्फीति की वजह से। उदाहरण क्या है, 2023 में जो सांकेतिक जीडीपी थी वो कितनी थी, 150 लाख करोड़ रुपए। वहीं उसी साल वास्तविक जीडीपी कितनी थी, 120 लाख करोड़ रुपए। अंतर क्यों आ रहा है, वही कि स्थिर मूल्यों पर देख रहे हैं अभी अभी हम, और ये कहाँ दिख रहे हैं हम, आधार वर्ष पर। अगर आप इसका सूत्र लगाएंगे, कैसा, 150 120 गुणा 100, तो आपका सीधा से निकल के आएगा 125, सॉरी 25% क्या बढ़ गया हमारा, मूल्य स्तर 25% बढ़ गया, यानी मुद्रास्फीति 25% की स्पीड से बढ़ चुकी है, यानी गति से बढ़ चुकी है 25%। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर एक संकेतक था, वही सेकंड संकेतक क्या है हमारा, सूचकांक क्या है, वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो समझने की ज्यादा कोई चीज है नहीं, ये सिर्फ इंडेक्स है जो क्या मापता है, मुद्रास्फीति मापता है। कौन मापता है, हमारी भारत सरकार मापती है। तो किसका प्रयोग करती है, वो करती है हमारी सीपीआई का। तो जारी करने वाली संस्था कौन होती है, सीएसओ। तो सीएसओ इसको मापती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझने ट्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आधार वर्ष का उपयोग करती है, और रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाते समय सीपीआई को प्राथमिक मुद्रास्फीति संकेतक मानता है, याद रखिएगा इसको। सेकंड क्या है हमारा, सीपीआई मुद्रास्फीति क्या है, सीपीआई बढ़ता है, इसका मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रही है, यानी वस्तुएं और सेवा महंगी हो रही हैं, सीधा सा मतलब है। हाँ, सीपीआई घटता है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये है क्या, सीपीआई है तो क्या है, आपका मुद्रास्फीति का गणना का क्या, एक संकेतक या क्या, सूचकांक। तो महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, ये पॉइंट है आपके लिए महत्वपूर्ण, आप खुद से पढ़िए एक बार, 1 मिनट में आपको समय दे रहा हूं, और समझिए इस चीज को, ये पॉइंट बोल क्या रहा है। समझ लिया। हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो 100% में से 99% लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति मुख्य रूप से सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति पर निर्भर करती है। यदि सीपीआई ज्यादा बढ़ता है, यानी इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रही है, तो ब्याज दरें बढ़ाकर मांग को नियंत्रित करता है। ब्याज दरें किसका मतलब, आरबीआई बोलेगी कि मैं रेपो रेट कितने में दूंगी, पहले 4 में देती थी, अब 6% पर दूंगी। तो इससे हुआ क्या, मनी फ्लो कम होगा मार्केट से कम हुआ तो क्या घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा। इन्फ्लेशन घटेगा तो यानी सीपीआई इंडेक्स घटेगा, सीधा सा। तो ये आपके सामने दिया हो। अब देखिए इसके टाइप्स होते हैं, तो टाइप क्या है आपका, कि सीपीआई को भी कई प्रकार में बांटा जाता है। जैसे सामान्य, कि संपूर्ण उपभोक्ता का मतलब क्या है, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं चीजों को। अब ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता कंज्यूम करते हैं, शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता, औद्योगिक श्रमिक और कृषि श्रमिक।
तो याद रखने की चीज क्या है, इन तीनों को CSO और इन दोनों को श्रम मंत्रालय जारी करने वाली संस्था है CPI इंडेक्स को। तो इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल हो सकता है ये, तो इसको याद रखिएगा, इस बॉक्स को याद रखिएगा कि श्रम मंत्रालय कौन कौन जारी करता है, औद्योगिक औद्योगिक श्रमिक और कृषि श्रमिक संबंधित CPI इंडेक्स यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। अब थोक मूल्य सूचकांक क्या है, पहले हम बात कर रहे थे कंज्यूमर यानी उपभोग कितना कर रहा है कोई व्यक्ति, उपभोक्ता उपभोक्ता कितना कर रहा है। अब ये बात कर रहा है थोक, थोक का आप मतलब आप खुद ही समझ होंगे कि थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतें कैसे बदल रही हैं। आपको खुद पता होगा कि जो कीमत आपको किसी दुकान पर रिटेलर शॉप पर आपको पास वाली दुकान पर मिलेगी, यानी एक पेन लेने जाएंगे तो आपको 5 रुपए की मिलेगी, दो पेन लेंगे या 10 पेन लेंगे तो आपको 50 रुपए की मिलेंगी। वहीं अगर वो दुकान वाला किसी अन्य फैक्ट्री में जाता है या बड़ी दुकान पर जाता है तो उसको क्या लाता है, वो आपने सुना होगा थोक में लाता है सामान। तो वही पेन कितनी लाता है, वो 1000 पेन लाएगा तो उसको कितने की मिलेगी, उसको मिलेगी लगभग 4000 या 4500 रुपए की। तो ये क्या है, थोक मूल्य। तो जो CPI था वो किसके आधार पर था, कंज्यूमर या रिटेलर के तौर पर। थोक मूल्य सूचकांक क्या है, जो थोक मार्केट होता है हमारा उसके आधार पर। अब ये एक बास्केट बनाता है, बास्केट का मतलब क्या है, सीधा सा है, एक डलिए में बहुत सारी चीजें रखी हुई, क्या, दाल चना चावल और भी कई वस्तुएं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती हैं वो। अब ये बास्केट मैं इस साल देखूंगा कि ये बास्केट कितने की आ रही है, तो मैं देखूंगा कि 10,000 रुपए की आ रही है। और यही बास्केट अगर मैं पहले 2 साल पहले लेता था तो ये इसकी कीमत कितनी थी, 8,000 रुपए। तो ये सीधा सम्मान क्या लाएगा कि 2,000 रुपए की क्या हुई है, मुद्रास्फीति हुई है। तो सीधा सा मतलब है। अब आपको याद क्या रखना है, थोक मूल्य सूचकांक किस संबंधित है, थोक मार्केट से, यानी होलसेल, होलसेल बोल सकते हैं या होलसेल बोलते हैं इसको ज्यादातर। तो कुल वस्तुएं कितनी थी, 697 वस्तुएं इसमें शामिल हैं। और क्या है इसमें, क्या क्या शामिल होता है इसमें, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और ऊर्जा और निर्मित वस्तुएं। अब याद रखने की चीज इसमें है क्या, ये देखिएगा, याद रखने की चीज इसमें ये है कि केवल वस्तुएं होती हैं WPI में यानी थोक वाले में, सेवाएं नहीं होती, जबकि CPI में सेवाएं भी शामिल होती हैं। अब ये पॉइंट आप याद रखिए कि हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन पूछे। अब इसका प्रकाशन कौन करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उसका कौन करता था, उसका करता था आपका CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जो क्या करता था आपका CSO, मैंने आपको स्टेट में पढ़ाया था, अब वो क्या बन गया है, NSO। अब डिफरेंस क्या है देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, GDP डिफरेटर पढ़ाया, और क्या पढ़ाया आपको, CPI पढ़ाया, WPI क्या मापता है, आम जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमत मापता है CPI। ये किसके लिए मापता है, व्यापारियों और उद्योगों के लिए थोक कीमतों को मापता है। ये किसको, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को। नाम से स्पष्ट था, हो गया। बाजार स्तर क्या है इसका, रिटेलर मार्केट जो आपकी पास वाली दुकानें हैं, जो होलसेल मार्केट, ये क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। किन वस्तुओं को देखता है, खाद्य, ईंधन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य से आप समझ होंगे कि इसमें क्या है, सेवाएं भी शामिल हैं। इसमें क्या है, कच्चा माल, ईंधन, औद्योगिक उत्पाद, यानी केवल सिर्फ वस्तुएं, सिर्फ वस्तुएं। इसमें क्या था, वस्तुएं भी थी और प्लस सेवाएं भी थी। इसमें सभी वस्तुओं सेवाएं तो हैं ही, केवल उन्हीं को शामिल करता है जो GDP में गिनी जाती हैं। ध्यान रखिए इस चीज को। किसके लिए महत्वपूर्ण है, RBI और सरकारी योजनाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए। क्यों, क्योंकि WPI है। ये किसके लिए, RBI, अर्थशास्त्री और सरकार। कैसे मापा जाता है, एक बास्केट बनाई जाती है, उसमें क्या डाल देते हैं हम, चीजों को डाल देते हैं या वस्तुओं को डाल देते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी एक बास्केट बनती है, और इसको कैसे मापते हैं, वास्तविक और नामात्र GDP के रूप में। जारी कौन करता है, याद रखने की चीज यही है, अगर क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, याद रखिए इस चीज को कि CPI को जारी कौन करता है, NSO। WPI को जारी कौन करता है, आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
जीडीपी डिफलेटर को कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन यानी मॉसपी। प्रभाव आपको दिख ही रहे हैं, प्रभाव होता क्या है। अब मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय क्या है इसमें? इससे पहले हम क्या देखें, हाँ ये देख लेते हैं। इससे पहले हम देखिए, वही मैं आपको बताया था कि अगर मजदूरी बढ़ती है तो होगा क्या, प्राइस भी बढ़ेंगी क्योंकि कंपनी बढ़ा देगी। प्राइस बढ़ती है तो फिर मांग करेंगे मजदूर किसकी, कि दोबारा से वेतन बढ़ाओ, क्योंकि उन कीमतों में हमारा गुजारा हो ही नहीं रहा है। कि जो तुमने 1,000 रुपये भी बढ़ाए थे तो उन 1,000 रुपये किस में खर्च हो गए? मुद्रास्फीति बढ़ने से उनकी कीमत बची ही नहीं है। अब वो मांग करेंगे किसकी, कि 1,000 रुपये की जगह 1,500 रुपये बढ़ाओ। अगर वो 1,500 रुपये वृद्धि कर भी देता, कंपनी वालों को लेगा कि हाँ ठीक है कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वस्तुओं की कीमतों में फिर वृद्धि कर देगा। तो ये चलता ही रहेगा ऐसे, ये चक्र चलता रहेगा। इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ती रहेगी। तो यही क्या है, मजदूरी कीमत चक्र यानी बेस प्राइस स्पाइरल, या इसको क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति स्पाइरल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, परिवहन महंगा हुआ, सामान महंगा हुआ, मजदूरों ने अधिक वेतन मांगा, कंपनियों ने वेतन बढ़ाया, उत्पादन लागत बढ़ी, फिर से कीमतें बढ़ी। तो ये क्या है, एक दुष्चक्र है। एक चक्र तो है लेकिन दुष्चक्र है एक। इसको क्या बोलते हैं, इससे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सरकार को कार्य करना पड़ता है। उपाय क्या है? उपाय मैंने आपको समझा दिए कई बार। मौद्रिक नीति के उपाय क्या है, वृद्धि कर देती है ब्याज दरों में। खुला बाजार की क्रिया यानी ओएमओ, ओएमओ के तहत वो क्या करता है कि वो सरकारी प्रतिभूतियों का यूज करता है, किसके लिए, मार्केट से पैसा उठाने के लिए, अपने पास रखने के लिए। रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि कर देता है। राजकोषीय नीति क्या है, टैक्स बढ़ा देगा, सरकारी व्यय में कमी कर देगा। अब इसको समझते हैं। अगर देखिए टैक्स बढ़ा देगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो क्या होगी, मुद्रास्फीति कम होगी। सेकंड, सरकारी व्यय क्या होता है, सरकारी व्यय का मतलब क्या होता है, सरकार जो खर्च करती है किस पर, परियोजनाओं पर, योजनाओं पर। तो वो क्या कर रही है, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि सरकार कई सारी सब्सिडी देती है, कई सारे डीबीटी देती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। यानी सरकार डायरेक्ट पैसे को आपके अकाउंट में डाली, किस लिए, कि आपको कई जो मूलभूत आवश्यकता है उनको आप पूरी कर सकें। जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, या किसानों के लिए वो किसान सम्मान निधि योजना है, वो कि हर साल प्रत्येक वर्ष 12 महीने में 3 किस्त आते हैं 2-2 हजार रुपए की, यानी 6,000 रुपए। और कई सारे राज्यों ने क्या किया, इसी के साथ इसी को ऐड कर दिया तो टोटल कितनी हो जाती है, 12,000 रुपए। तो ये क्या है, डीबीटी है। तो ये भी किस में आता है, आपका सरकारी व्यय में आता है। अगर वो क्या बोल दे कि मैं डीबीटी को कितना कर रहा हूँ, अब इस स्कीम को अब मैं 3,000 रुपए कर रहा हूँ, बस 6,000 की जगह। तो 6,000 रुपए से 3,000 होगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए कम होगा, खर्च करने के लिए कम होगा। तो होगा क्या, लोग पैसा कम खर्च करेंगे, मार्केट में मनी फ्लो कम होगा, मनी फ्लो कम होगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति भी कम होगी। ये आप समझ होंगी। अन्य उपाय क्या है, मूल्य नियंत्रण, अल्पकालिक राहत लेकिन बाजार को अव्यवस्थित कर सकती है। आयात नियंत्रण या वेतन प्रतिबंध, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, लेनदार और देनदार यानी ऋण लेने वाला और देने वाला, जो उपभोक्ता है यानी जो डेली खर्च कर रहा है, उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्रय शक्ति में कमी आएगी। 10 रुपए में जो दूध या सब्जियां उसको आती थी, वो उसको कितना चुकाना पड़ रहा है, 15 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक। लेनदार पर क्या पड़ेगा, ऋण दिए गए धन पर क्रय शक्ति की हानि होती है, नकारात्मक परिणाम होता है। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कीजिएगा, इसको ये गलत लिखा है। लेनदार को हमेशा फायदा होता है, सॉरी सही लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये सही, यहाँ पर लेनदार का मतलब क्या होता है, ऋणदाता, ऋणदाता, इसको क्या बोलते हैं, लेनदार। यानी ये अपना पैसा वापस लेगा तो इसको क्या होगा, नकारात्मक फेस करना पड़ेगा, यानी इसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पर, लेनदार पर।
और देनदार पर क्या पड़ेगा, सकारात्मक, यानी मैं तो देने वाला हूँ, मुझे पैसा वापस करना है, किसको, अपने साहूकार को। तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया था। तो यूपीएससी 2013 में ये पूछा जा चुका है, तो देनदार को अच्छे से समझिएगा। तो देनदार लेनदार मैंने आपको 3 या 4 बार पढ़ा चुका हूँ। तो देनदार का मतलब क्या है, मैंने किसी से पैसा लिया है और मुझे उसका पैसा वापस करना है। तो बाकी आप खुद देख सकते हैं और खुद समझिए, इन सभी कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा ध्यान से। आप इसमें कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ है नहीं, कॉन्सेप्ट लगाइए इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से। तो ठीक है, आपकी लास्ट क्लास बची हुई कौन सी, पीडीएस की, गरीबी, बेरोजगारी और आपकी क्या, असमानता। इसके बाद हम क्या करेंगे, शब्दावलियों की क्लासेस को लेंगे। और हाल ही में अब 2 या 3 दिन में बजट आने वाला है, बजट और आर्थिक समीक्षा, इनकी एक क्लास रख लेंगे, 1 या 2 घंटे की या 3 घंटे की। इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमी लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।